Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अनवर में। तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, वो आधुनिक भारत की ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जी बिल्कुल। और आज के सेशन में हम 1857 की क्रांति से लेकर 1950 के संविधान की प्रस्तावना तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये विषय पॉलिटी, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इन तीनों का एकदम अद्भुत संगम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। एकदम सही कहा आपने, ये टॉपिक सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक क्लासरूम वाले जोश के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण दिया था, नियति से साक्षात्कार वाला भाषण। जी हाँ, वही। तो उस रात के उस शानदार सपने और अगली सुबह के जो वास्तविक लक्ष्य थे, उनमें क्या फर्क था? देखिए, उस रात का सपना एक बहुत ही आधुनिक, आत्मनिर्भर और औद्योगिक राष्ट्र का था। लेकिन अगली सुबह जब सत्ता असल में हाथ में आई ना, तो हकीकत बहुत अलग और भयानक थी। मतलब आप कह रहे हैं कि जमीनी सच्चाई एकदम उलट थी। हाँ, बिल्कुल। उस समय हमारा सबसे पहला और वास्तविक लक्ष्य था कि किसी तरह इस भयानक गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों का अंत किया जाए। आम आदमी को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना सबसे जरूरी था। सही बात है। और ये जो राजनीतिक चेतना थी, ये कोई एक रात में तो पैदा हुई नहीं होगी। अगर हम देखें तो 1857 से ही इसका बीज बोया जा चुका था ना। जी हाँ, 1857 की राजनीतिक चेतना से लेकर 1895 के तिलक जी के संविधान विधेयक तक एक लंबा सफर रहा है। और फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। बिल्कुल। और इसके बाद आता है 1931 का कराची प्रस्ताव। इसे तो भारत का पहला समाजवादी घोषणा पत्र माना जाता है। अच्छा, मतलब इसी में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात हुई थी। एकदम सही। इसी प्रस्ताव में पहली बार ये तय किया गया कि आजाद भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे और स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति कैसी दिखेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 1947 का समय था, तब तो पूरी दुनिया शीत युद्ध या कहें कोल्ड वॉर में फंसी थी। हाँ, वो दोहरी कुछ ऐसा था। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवाद था और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवाद। तो ऐसे में भारत ने अपने लिए क्या चुना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, भारत ने इन दोनों चरम रास्तों को नकार कर एक मध्यम मार्ग चुना, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसको आप एक वेन डायग्राम की तरह समझिए। वेन डायग्राम की तरह, मतलब इसमें कुछ चीजें आपस में जुड़ रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें 3 अलग अलग विचारधाराओं के घेरे शामिल हैं। पहला घेरा है फेबियन समाजवाद। इसका क्या मतलब होता है? फेबियन विचारधारा का मतलब है कि हिंसक क्रांति की जगह क्रमिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाज में बदलाव लाना। मतलब धीरे धीरे बिना खून खराबी के बदलाव हो। जी। और दूसरा घेरा था मार्क्सवादी प्रभाव। यहां से भारतीय नेताओं ने तीव्र औद्योगिकरण का विचार लिया, लेकिन उनकी जो स्टालिनवादी तानाशाही थी ना, उसका सख्त विरोध किया। और तीसरा प्रभाव क्या था? तीसरा और सबसे अहम था गांधीवादी प्रभाव। मतलब अहिंसा और ये नैतिक मूल्य कि साधन ही साध्य को उचित ठहराते हैं। अरे वाह, इसको याद रखने की तो एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। स्टूडेंट्स इसे FMG मॉडल से याद रख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, F से फैबियन, M से मार्क्सवादी और G से गांधीवादी। हो गया ना FMG मॉडल। बहुत बढ़िया ट्रिक है। इससे एग्जाम में ये तीनों आधार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। जी बिल्कुल, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो FMG विचारधारा थी, ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में कैसे आई, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था? देखिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव की पृष्ठभूमि 16 मई 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान था। जब नेहरू जी ने यह प्रस्ताव पेश किया, तो इसमें एक आधुनिक भारत की पूरी नींव छिपी थी। पर मैं यहाँ एक विश्लेषणात्मक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या ये प्रस्ताव पेश होते ही तुरंत पास हो गया था या इसमें कोई राजनीतिक पेच था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है 13 दिसंबर को प्रस्ताव आया और तुरंत पास हो गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो असल में क्या हुआ था वहां? यहाँ पर MR जयकर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग और कई देसी रियासतें वहां सदन में मौजूद नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने इसे टालने का प्रस्ताव रखा। अच्छा,
मतलब उन पर हमारे फैसले थोपे ना जाए, इसलिए थोड़ा इंतजार किया गया। बिल्कुल सही। और अंततः जब साफ हो गया कि लीग नहीं आएगी, तब 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। तो इसमें कौन कौन से मूल सिद्धांत थे, जरा वो भी बता दीजिए। इसमें कुल 8 मूल सिद्धांत थे। पहला कि भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा। दूसरा, ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा शायद स्वायत्त इकाइयों से जुड़ा था। हाँ, शुरुआत में ये तय हुआ था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। चौथा सिद्धांत था कि सरकार की शक्ति का एकमात्र स्रोत जनता होगी। मतलब लोकतंत्र का असली आधार जनता ही है। जी। इसके अलावा सभी को स्वतंत्रता और न्याय मिलेगा, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की सुरक्षा होगी, 7वें में क्षेत्रीय अखंडता और 8वें में विश्व शांति बनाए रखना शामिल था। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कराची प्रस्ताव मौलिक अधिकारों का आधार बना, हमने समाजवाद के 3 अंग यानी FMG मॉडल को समझा। हाँ, और उद्देश्य प्रस्ताव की 13 दिसंबर और 22 जनवरी वाली तारीखें भी याद रखनी है। एकदम सही। अब थोड़ा राजनीति से हटकर आज़ादी के बाद की नीतियों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। योजना आयोग बना और महालनोबिस मॉडल पर काम शुरू हुआ। महालनोबिस मॉडल मतलब वही ना जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे जोर दिया गया था? बिल्कुल। इसमें यह तय हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर बुनियादी ढांचा बनाएगा और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां बाजार को चलाएंगी। दोनों का एक संतुलन बनाया गया। और जो कृषि सुधार हुए थे, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संपत्ति के अधिकारों के कारण ये सुधार बहुत आंशिक रहा। अच्छा, मतलब ये बलपूर्वक या जबरदस्ती नहीं किया गया था? हाँ, सरकार बंदूक के जोर पर जमीनें नहीं छीन सकती थी। हर अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चले, इसलिए सुधारों की रफ्तार काफी धीमी रही। समझ गई। और इसी दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी तो बहुत बढ़ावा मिला था ना? नेहरू जी ने कई संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तार्किक सोच पर बहुत जोर दिया था। जैसे IIT, IIM और रिसर्च के लिए CSIR, यहाँ तक कि भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों को भी आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं संस्थानों और बुनियादी ढांचे ने आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। आप इसे साइंस से इकोनॉमी की इंटरलिंकिंग कह सकते हैं। वो कैसे? जरा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, अगर ये बड़े बांध और एग्रीकल्चरल रिसर्च संस्थान नहीं होते, तो बाद में जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आई, वो भारत में कभी मुमकिन ही नहीं हो पाती। अच्छा, तो मतलब ये सब भविष्य की बड़ी क्रांतियों की नींव तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के रूप में हमें किसी भी नीति का सिर्फ महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। हमें निष्पक्ष विश्लेषण करना आना चाहिए। जी, एकदम न्यूट्रल होकर बात करते हैं। दक्षिणपंथी यानी राइट विंग की क्या आलोचना थी इस नेहरूवादी समाजवाद को लेकर? C राजगोपालाचारी जी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी और उनका स्पष्ट तर्क था कि राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप ने निजी उद्यम का गला घोट दिया है। अच्छा, वो लाइसेंस परमिट कोटा राज वाली बात ना, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा था। हाँ, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कंपनी की क्षमता 1 लाख बजाज स्कूटर बनाने की है, लेकिन सरकार का कोटा तय करता था कि सिर्फ 20,000 ही बनेंगे। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि बाजार में चीजों का भारी अभाव हो गया होगा। बिल्कुल। लोगों को स्कूटर के लिए 10-10 साल इंतजार करना पड़ता था और इसी कमी की वजह से लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। और वामपंथी यानी लेफ्ट विंग की क्या आलोचना थी, वो भी बता दीजिए। वामपंथी यानी CPI का आरोप था कि ये पूरा सिस्टम एक बुर्जुआ समझौता है। उनका कहना था कि सरकार करदाताओं के पैसे से भारी जोखिम उठा रही है। जोखिम? कैसा जोखिम, जरा डिटेल में बताइए। मतलब बड़े बांधों और बुनियादी ढांचे का सारा खर्च और रिस्क सरकार उठा रही है, और इससे जो सस्ती बिजली बन रही है वो निजी उद्योगपतियों के मुनाफे को सब्सिडी देने के काम आ रही है। तो अगर हम इस पूरी विरासत का एक समग्र मूल्यांकन करें तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, कुछ अधूरे सपने भी रहे, जैसे गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और कई दशकों तक भारत की विकास दर बहुत धीमी रही, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐतिहासिक सफलताएं भी तो मिली ना हमें। बिल्कुल मिली।
एक खंडित राष्ट्र का एकीकरण हुआ, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की वजह से एक विशाल मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और शायद इसी बुनियादी ढांचे ने आगे चलकर 1991 के उदारीकरण के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। एकदम सही। इसी नींव पर खड़े होकर हमने उदारीकरण को सफलतापूर्वक लागू किया। दोस्तों, किसी भी नीति के दोनों पहलू समझना ही असली पढ़ाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। क्या हुआ कि शब्दावली ही बदलनी पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण था बदलती हुई परिस्थितियां। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना और देश का भयानक विभाजन। अच्छा, तो विभाजन की वजह से वो जो राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देने वाली बात थी, वो बदल गई क्या? एकदम सही पकड़ा आपने। विभाजन के बाद संविधान निर्माताओं को ये एहसास हुआ कि स्वायत्त राज्यों की जगह एक मजबूत केंद्र यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत सख्त जरूरत है। और इसीलिए शायद स्वतंत्र की जगह संप्रभु शब्द आ गया और राष्ट्रीय एकता के लिए बंधुत्व शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। जी बिल्कुल। चलिए अब इस प्रस्तावना का थोड़ा डीप डाइव या कहें पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ, बताइए। इसकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं ना? हाँ, प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, और इसकी शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। मतलब सर्वोच्च शक्ति देश की आम जनता के पास है। और अगर भारत की प्रकृति की बात करें तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब आंतरिक और बाहरी मामलों में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। राष्ट्रमंडल की हमारी सदस्यता बिल्कुल स्वैच्छिक है। और वो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो तो मूल संविधान में नहीं थे ना? हाँ, उन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और हमारी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये तो अनुच्छेद 25 से 28 में अच्छे से दिया गया है। और इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल, जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि ब्रिटेन के राजा की तरह वंशानुगत। इसके अलावा प्रस्तावना के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। वो 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। ये विचार रूसी क्रांति से प्रेरित है। दूसरा है स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता। एकदम सही। तीसरा है समता, यानी समाज में सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी। और चौथा है बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा प्रस्तावना का आइडिया अमेरिका से आया और भाषा ऑस्ट्रेलिया से, न्याय रूसी क्रांति से और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और 42वें संशोधन से 3 नए शब्द जुड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत बढ़िया। अब अंत में हम सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक मुकदमों की बात करेंगे जिन्होंने इस प्रस्तावना के कानूनी वजूद को तय किया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे 3 मुकदमों की कहानी की तरह समझिए। सबसे पहले 1960 का बेरुबाड़ी मामला आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, शुरुआत में इसे हिस्सा नहीं माना गया था? जी नहीं, उस वक्त इसे सिर्फ निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक चाबी माना गया था। लेकिन फिर एक ऐतिहासिक पल आया, 1973 का केशवानंद भारती मामला। अरे हाँ, ये तो भारतीय न्यायपालिका का बहुत ही अहम केस है। 13 जजों की बेंच बैठी थी ना इसमें। बिल्कुल। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला पूरी तरह पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अटूट हिस्सा है। और तीसरा मामला कौन सा था जिसने इस पर पक्की मोहर लगाई? तीसरा था 1995 का LIC मामला। इसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा यानी इंटीग्रल पार्ट है। मतलब अब ये पूरी तरह से संविधान की आत्मा बन चुकी है और इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये साफ हो गया कि कैसे 1857 की चिंगारी लोकतांत्रिक समाजवाद के सांचे में ढली और अंततः हमारी प्रस्तावना के रूप में सामने आई। क्या कमाल की ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा रही आज की। इतने भारी भरकम इतिहास को इतनी गहराई से समझने का मजा ही कुछ और है। जी बिल्कुल, मुझे भी ये सारी बातें साझा करके बहुत अच्छा लगा। तो जाते जाते मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, क्या सवाल है वो? आज के समय में जब हम अधिकारों और कर्तव्यों की इतनी तीखी बहस देखते हैं, तो जरा सोचिए, क्या प्रस्तावना में लिखा बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी ही वो असली गोंद है जो हमारी इन तमाम विविधताओं को एक साथ जोड़े रखता है?
इस पर आप सभी गहराई से विचार कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।